जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा जो दोस्तों सेशन है वो दोस्तों दोपहर को 2 बजे दोस्तों काफ़ी दिन से कंप्यूटर की भी क्लास नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एनटीपीसी की करवा रहा था। क्योंकि एक साथ भाई बहुत ही सारी क्लासों का जो चलाने का जो तरीका है दोस्तों काफ़ी दोस्तों डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी देखो कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी का भी सॉल्यूशन चला रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का भी सॉल्यूशन चला रहा हूँ। तो ये दोस्तों मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन में आपको सारी क्लासें अपलोड करूँ। लेकिन वही है कि भाई दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही कम समय पड़ जाता है भाई। क्योंकि जॉब के साथ-साथ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, फिर वीडियो को अपलोड करना, एडिटिंग करना, बहुत कुछ काम रहता है दोस्तों। इसके चलते दोस्तों मैं आप लोगों की जो दिल्ली पुलिस की क्लास है वो रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। यदि 1-2 बुक आपकी कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों थोड़ा-सा दोस्तों जो बोझ है हमारे ऊपर से हल्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग चिंता मत करना, मैंने जो वादा किया है आपसे कि मैं आपको बुक पूरी कंप्लीट कराऊँगा, तो भाई कैसे भी करूँ मैं आपको बुक कंप्लीट करा के ही दूँगा। तो देखो ये आपकी कंप्यूटर की बुक है दोस्तों, ये रोज़गार विद अंकित भाटी सर की, जिसमें हम दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए न्यू बुक की कंप्यूटर का दोस्तों पेज बाय पेज सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस पर दोस्तों हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो भी चुकी हैं और इससे पहले दोस्तों हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी दोस्तों तीसरी क्लास है कंप्यूटर की, जिसमें दोस्तों हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों हमारी 2 क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। आज ये दोस्तों फिर से दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टोटल 56 प्रश्न रहेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। टोटल आपके 56 क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के इतिहास से जुड़े ही शब्द हैं, जो अभी तक आपने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है उसका दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट मान सकते हैं आप, कि आप लोगों ने जितना इन 2 वीडियो में आप लोगों ने जितना पढ़ा, जितना भी सीखा है, उसके दोस्तों आज हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टेड ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने 2 वीडियो तो देख ही ली होंगी और नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना मेरे दोस्त। और इसके बाद जो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो इनके आंसर जो है ना भाई आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। और मैंने कंप्यूटर आपको ना बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार को शेयर कर देंगे सभी लोग, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। और ये जो आपका हिस्ट्री एंड फंडामेंटल जो चैप्टर है इस बुक का, तो दोस्तों आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से एक सेकंड चैप्टर यानी कि नए चैप्टर में दोस्तों प्रवेश करेंगे। तो चलिएगा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने दोस्तों परीक्षा उपयोगी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आ चुके हैं। तो जहां पर दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं, तो सभी लोग अपना अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन आपके सामने है, निर्वात नलिकाओं जिसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, प्रथनकों को अर्धचालकों से, या यांत्रिक गियर्स का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें दोस्तों जो प्रयोग हुआ करता था उसको हम क्या कहते थे, वैक्यूम ट्यूब कहते थे। तो वैक्यूम ट्यूब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन लोगों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। अगला आता है दोस्तों हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों आईसी। आपसे आईसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंटीग्रेटेड आपको सर्किट बताना है। कह रहा है कि इसका संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, यानी कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है जिससे यह आपका संबंध रखता है। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो याद रखिएगा जो आपकी आईसी है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये आपकी थर्ड जनरेशन से आपकी बिलोंग करती है, थर्ड जनरेशन से संबंध रखती है। अब देखो इसको याद करने का मैं आपको देखो तरीका बताऊंगा। देखो मेरी क्लास जो है ना, जो सबसे अलग जो दिखती है ना, वो तरीका ये रहता है कि याद कराने का जो फंडा रहता है हमारा, आपको कैसे भी करके ट्रिक बना के कैसे भी करके मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें वीडियो में याद कराने की कोशिश करता हूँ। आप कभी भी मेरी जीके की वीडियो देखना, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ और जो भी मेरी वीडियो को जो भी कैंडिडेट देखे ना, उसको वीडियो में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएं और बाकी जब आप रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। इसको देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट का मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, आईसी।
आईसी से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी में आपने देखा कि सर यहाँ पर सी बना हुआ है, भाई सर्किट है ना, सर्किट, और जो सर्किट है ये आपने यहाँ लिखा है सी, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो सर्किट है, जो सी जो है, आपको मैं बोलूँ कि सी आपकी कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है, तो आप कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सी तो आपके तीसरे नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, तो आप कहोगे सर सी तो हमारा 3 नंबर पे आता है। तो 3 से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको सर ये हमारी थर्ड जनरेशन पे आ जाएगा। बात खत्म, हो गया आंसर याद। अब कभी भूलोगे यदि क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, अब आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आप बोलोगे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और सी आता है तीसरे नंबर पर, और तुरंत आप थर्ड जनरेशन पे टिक लगा दोगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं, आ गई ना। अब देखो दूसरा तरीका याद रख लो, आई कितने पर आता है, 9 पर, सी कितने पर आता है, 3 पर, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, तो भाई ये थर्ड जनरेशन। भाई मतलब ट्रिक के कई तरीके होते हैं भाई, कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। बस आप इतना नहीं करना, आपको केवल सी से याद रखो कि सी थर्ड नंबर पे आता है, तो थर्ड जनरेशन हो गया, बस हो गया याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिडी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों MIDI इसको क्या बोलेंगे, मिडी। और मिडी का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना जो मिडी है इसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, एम से हो जाएगा म्यूजिकल, आई से इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उपकरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं, और आपका डिजिटल इंटरफेस, ये दोस्तों मिडी का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्लियर। अगला आता है दोस्तों, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है। जो कंप्यूटर की 5th जनरेशन है उसका प्रतीक क्या है, उसका सिंबल क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको जनरेशन बताई थी उनमें मैंने आपको सुपर कंप्यूटर का नाम लिया था कि सुपर कंप्यूटर जो है ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, या कह सकते हैं ये 5वीं पीढ़ी का दोस्तों प्रतीक है। 5वीं पीढ़ी का प्रतीक कौन है, कौन सा कंप्यूटर है, तो आप कहोगे सर वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगला आता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका थर्ड जनरेशन का है। इंटीग्रेटेड किस जनरेशन से संबंधित है, तो थर्ड जनरेशन से संबंधित है। तो हमसे पूछा कि इसका विकास का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज को, जैक किल्बी को, जॉन एलम को, या बी और सी दोनों को, या फिर बी और सी दोनों को। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो बी और सी दोनों बताएंगे, जो कि आपका एकदम गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जैक किलीबी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, जैक किलीबी को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का श्रेय दिया जाता है। आगे आता है दोस्तों यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो देखो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। UNIV यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यू से लेकर वी तक हो गया आपका यूनिवर्सल, ए से हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, और सी से हो जाएगा कंप्यूटर। यानी यूनिवैक का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों याद हो गया होगा, साथ साथ बोलिएगा हमारे, आपको चीज़ें मैं याद करा दूंगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो इनियाक लिखा है, PDP 8 है, NCR 395 है, या एप्पल सेकेंड है। तो भाई इनको आपको क्रम में लगाना है। तो इनमें दोस्तों क्रम में लगाने का दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले आया जो कंप्यूटर का जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आता है आपका इनियाक। इसके बाद सेकंड पर आएगा PDF 8, थर्ड पे आएगा NCR 395, इसके बाद एप्पल सेकेंड। तो कौन सा होगा, ये आपके ऑलरेडी दोस्तों क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, जो आपके ऑप्शन क्रम में दिए गए बस पूरा सेम यही है, यही दोस्तों इनका कालाक्रम हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा अगला है दोस्तों हमारा, और इसको देखो ट्रिक से कैसे याद रखोगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार, तो भाई इनको रखने याद करने का तरीका बता दूं, EPNA, ये क्या लिखा है, अपना। EPNA को हम क्या पढ़ेंगे, अपना। अब हालांकि अपना तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ई है ना, तो ई को हम क्या बोलेंगे, अपना, यानी कि ई से हम बनाएंगे अपना। ठीक है। तो अपना से क्या याद रखेंगे, अपना से हमें क्या याद रखना है, एपना। एपना से याद रखेंगे, ई से हो जाएगा इनियाक, पी से PDP, एन से NCR, और ए से एप्पल। याद हो जाएगा ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में विकसित जिसका नाम है परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो याद रखें ना, वो है आपका सीडैक। किस संस्था ने दोस्तों इसका विकास किया था, वो था आपका सीडैक। सीडैक ने परम सुपर कंप्यूटर विकास संस्था का विकास किया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलें भाई, बताओ। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। भाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। मार्कोनी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जैक किल्बी ने, जॉन मॉचली व जे प्रेस्पर एकर्ट ने। तो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। और जिन लोगों ने बी आंसर दिया भैया, बिल्कुल सही आंसर दिया है जॉन मॉचली व जे प्रेस्पर एकर्ट ने। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था, जो कि वाणिज्य उपयोग के लिए, तो वो था आपका यूनिवैक। यूनिवैक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, यूनिवर्सल। क्या बताया था दोस्तों, यूनिवैक का फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था, यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बताया था दोस्तों, यूनिवैक, UNIVAC, ये हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जस्ट अभी मैंने बताया था, ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है दोस्तों, ये वाणिज्यिक उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आईसी जो हमारी क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी, वो आपकी पूछ रहा है SSI, USI, TTI या ISI। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या होगा भाई, आईसी यानी कि जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो थर्ड जनरेशन, ये किस कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा वो है दोस्तों आपकी SSI कंप्यूटर में दोस्तों प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला है दोस्तों EDVAC का पूरा नाम क्या होगा। तो देखो EDVAC तो मैंने अभी आपको बताया था। देखो आपको AC का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या मैंने बताया था, AC का ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा तो सबसे पहले उसको आपको टिक करना है और बाकी के ऑप्शन को काट दें। जैसे यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर है तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लायर लिखा है, ये डी ऑप्शन भी गलत। अब या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है, या तो बी होगा या तो सी। तो याद रखिएगा ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। ई से क्या होगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही होगा भाई, ठीक है। डी से डाटा नहीं होगा, क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये दोस्तों EDVAC का फुल फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। आगे चलो भाई, भारत में कंप्यूटर के जनक, भाई ये आसान सा क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है भाई। भारत में पूछा है ना कि विश्व में, भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में क्या बताएंगे, रंगास्वामी नरसिम्हन। कौन है भाई भारत में कंप्यूटर के जनक, रंगास्वामी नरसिम्हन है। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को निर्देश किस भाषा में दिया जाता है। आपको कंप्यूटर के निर्देश जो हैं ये आपके पूछ रहा है कि किस भाषा में दिया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन भाषा में दिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको क्या बोलते हैं, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों वो दिया जाता है IBM को। किसको दिया जाता है, IBM को पर्सनल कंप्यूटर का श्रेय दिया जाता है। याद हो रहा है ना। आगे चलो भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। तो पूछ रहा है कि कौन सी तकनीकी का जो उपयोग है सबसे पहली बार किया गया था, तो वो है दोस्तों आपकी दूसरी। कौन सी हो जाएगी, दूसरी, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को हम किससे मापते हैं। ये हमसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की जो गति है वो हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें, हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका एकदम सही जवाब है। अगला है दोस्तों ALU का तात्पर्य क्या है। ALU का तात्पर्य पूछ लिया, ALU का फुल फॉर्म, तो ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा है। तो याद रखिएगा ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे सभी लोग, ठीक है। अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है ये ALU का होता है। ऐसे ही दोस्तों आपका एक फुल फॉर्म पूछा जाता है LED का, तो LED का होता है लाइट इमिटिंग, क्या होता है दोस्तों, इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये LID का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो भैया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मैंने इसकी जो पार्ट 2 की जो क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया था, उसका नाम है परम 8000। कौन है भैया, परम जो है दोस्तों ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। नाम कतई मत भूलना दोस्तों, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो नोटबुक के नाम से पूछ रहा है, तो कौन से हम कंप्यूटर को नोटबुक भी कहते हैं, तो वो होता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, क्योंकि वो नोटबुक की तरह हमें दिखाई देता है, एक नोटबुक की तरह। तो इसीलिए दोस्तों हम उस लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। चिप में निर्माण के मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, तो भाई देखो जो चिप होता है उसके निर्माण में मुख्यतः जो प्रयोग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। हमेशा उनमें दोस्तों सेमीकंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स का। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को टिक करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं मशीनी भाषा। क्या बोलेंगे, उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। असेंबलर का कार्य, अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, असेंबलर का कार्य क्या है, बेसिक भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना और असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, ये तो भैया मैंने स्टार्टिंग में जस्ट बताया था, स्टार्टिंग का ही बताया था भैया, पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब की विशेषता रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी 24 का एकदम सही जवाब होगा। अगला है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी यानी कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था या ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था, तो दोस्तों वो है आपका 4th जनरेशन। कौन सा है दोस्तों, 4th जनरेशन जो है दोस्तों जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था। पास्कलाइन की खोज कब की गई थी, तो दोस्तों पास्कलाइन की जो खोज है ये कब की गई थी, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1642 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1642 ईस्वी में पास्कलाइन की खोज की गई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, जिसको मैंने अभी बताया था कि इसको IC बोलते हैं। तो दोस्तों जो आपकी जो चिप्स बनती चिप्स बोल रहा हूँ मैं, चिप जो बनती हैं, इंटीग्रेटेड जो सर्किट बनते हैं, ये हमेशा आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से, पता होगा। तो देखो सिलिकॉन पूछा है, सिलिकॉन चिप पर निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम 100% सही जवाब है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और कभी कभी आता है कि IC किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा इसको बनाने में सिलिकॉन का निर्माण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका EDSAC। क्या है दोस्तों, EDSAC जो कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों प्रोग्राम की अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो भैया ये आपकी पहली जनरेशन का है। तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे दोस्त, 1904 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर, भाई परम 8000 कंप्यूटर किस पीढ़ी यानी किस जनरेशन का कंप्यूटर है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 5वीं जनरेशन का है। परम जो है दोस्तों याद रखिएगा, जो परम ये आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। 5th जनरेशन का परम सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, ठीक है, नहीं तो कहो फिर बताया नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था, तो दोस्तों यह है आपका 4th पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन के दौरान इसको किया गया था।
प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस, कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो दोस्तों वह हमारी थर्ड पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन, तो तीसरी जनरेशन में किया जाता है। अगला है दोस्तों अबाकस। अबाकस प्रथम था, तो अबाकस जो था ये था तो कंप्यूटर, अबेकस जो था दोस्तों ये था तो कंप्यूटर, लेकिन कौन सा था? कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था? तो भैया अबेकस जो है, अबेकस ये कोई कंप्यूटर नहीं था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था दोस्तों? अबेकस आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर। 33 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है दोस्तों मिली सेकेंड में। किसमें मापते हैं दोस्तों? मिली सेकेंड में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना, ये तो आसान था। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? भैया माइक्रो प्रोसेसर की खोज तो वो है मार्शियन टेडहॉफ। मार्शियन टेडहॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दुनिया का पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुनिया का पहला दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका इनी ए सी। कौन है दोस्तों? इनी ए सी, ENIAC। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगला है दोस्तों EDSAC का आविष्कार किसने किया था? तो ईडीएक का जो आविष्कार है, नहीं, इडसैक का जो आविष्कार है ये मॉरिस विल्कस ने किया था। किसने किया था? मॉरिस विल्कस ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। किस वर्ष चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? तो कौन सा था दोस्तों? तो वो था 1834 में। तो कब की थी चार्ल्स बेबेज ने? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला पॉइंट है कि असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रिलोकेट करके योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न कराने के लिए एक प्रोग्राम है। असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल हैं। इन तीनों में से आपको सही पॉइंट को बताना है। ठीक है भाई, बताएंगे भाई सभी लोग। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है ये आपका गलत बता रहा है, गलत बता रहा है। दूसरा सही है और तीसरा सही है। असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मैन मेमोरी में ही रहना चाहिए और विभिन्न प्रकार के असेंबलरों को वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल होने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे? तो आप पूछ रहे हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे, क्योंकि पहला कैसा था? गलत था। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण दिवस जरूर बनेगा, तो याद रखिएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो है आपका ENIAC। कौन है दोस्तों? ENIAC है, ENIAC। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? जो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो किस पर आधारित थी? तो आपका आंसर होगा ट्रांजिस्टर पर। किस पर आधारित थी दोस्तों? आप कहोगे सर ये 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASC सेकंड का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ए से हो जाएगा आपका अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों ASC जो आई का जो विस्तृत रूप है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 43 का डी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहते हैं, ये कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो याद रखिएगा ये आपकी चौथी पीढ़ी के रहने वाले हैं। कौन सी पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो वो है दोस्तों आपकी लोटस। कोबोल है, फॉर्ट्रैन है, पास्कल है, लेकिन लोटस
नहीं है, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, तो लोटस जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सही या गलत पहचानिए। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है क्या? भाई बताएंगे सभी लोग, सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो भैया आपको सर नहीं है, तो पहला तो सही है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा के प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपको कि जी भाई बिल्कुल सही है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, कंप्यूटर आपका जो आउटपुट है आपका बाइनरी कोड 0101 से ही आपका समझता है। तो कहने का मतलब है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे तो 47 का ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जिसको कहते हैं सेकंड जनरेशन, ये किस दौरान आपको देखी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1956 से 1964 में दोस्तों इसे देखा गया था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो वो है दोस्तों हमारी दूसरी। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के समय ट्रांजिस्टर की तकनीकी का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था, दूसरी। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट है IBM 360। अगला क्वेश्चन है कि IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? जो IBM 360 है तो याद रखिएगा आपकी तृतीय पीढ़ी में। कौन सी दोस्तों पीढ़ी में? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा, तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 51, एप्पल सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। तो यह दोस्तों उदाहरण है दोस्तों चतुर्थ यानी कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का एक उदाहरण है एप्पल सेकंड। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था? तो वो है दोस्तों आपका प्रथम। भाई प्रथम पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के लिए मशीन कोड का प्रयोग किया था। और भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 53। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई सभी लोग। पूछ रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दोस्तों याद रखिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसको पहली बार दोस्तों प्रयोग में लाया गया। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शीला को याद है कि एक ज़माने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जा सकता था? तो यानी कि जो आपका ट्रांजिस्टर ये किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो वो है दोस्तों हमारी सेकंड जनरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, दूसरी। क्लियर, तो 54 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों 55, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का सिस्टम है? तो हनीवेल 400 है, एप्पल सेकंड है, नोटबुक है या आपका सन वर्क स्टेशन है। दोस्तों ये आपके दूसरी पीढ़ी के सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा भैया 55 का? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है हनीवेल 400। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी का जो सिस्टम है वो कौन सा है? तो 55 का ऑप्शन नंबर है हनीवेल 400, ये आपकी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी या गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? हमसे देखो पूछा है कि कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका ICL 2900। ICL जो 2900 है दोस्तों ये आपकी कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 56 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस बुक में आपके जो कंप्यूटर का दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें दोस्तों आपके जो क्वेश्चन थे वो दोस्तों आपके टोटल जो नंबर क्वेश्चन थे वो आपके 56 थे। और 56 का दोस्तों हमने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर समझ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो चलिएगा दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि तो ये हमारा जो चैप्टर है दोस्तों ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे से अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा दूसरा अध्याय रहेगा, यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोस्तों ये हमारा सेकंड दोस्तों लेसन रहने वाला है। तो चलिएगा आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। और अगला जो हमारा कंप्यूटर का चैप्टर रहेगा तो हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं,
इनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वो करेंगे हम आप लोगों से कल की क्लास में। कंप्यूटर का जो टॉपिक है दोस्तों, अंकित भाटी सर की जो बुक है, बहुत ही छोटी बुक है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी भाई, बहुत जल्द। तो भैया आराम से पढ़ो भैया, हंसते खेलते पढ़ो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके पास पर्याप्त समय है दिल्ली पुलिस के लिए। अच्छे से जो भी आपको चीज़ें क्लियर करनी है सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं भाई, उनको छोड़ना नहीं है, उनको बीच बीच में आपको रिवीजन भी करना है, दोगुनी स्पीड में लगाकर पिछली क्लासों का रिवीजन भी करते रहना, नहीं तो आगे आगे सीखते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे। तो उनको बीच बीच में वीकली रिवीजन भी करते रहिएगा। इससे दोस्तों आपका जो माइंड मेकअप है वो सही बना रहेगा और चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो हमारा दोस्तों कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, और मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को 50 के फैमिली तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप लोग। हमारी जो फैमिली है लगभग 27 के तो हो ही चुकी है, और 27 के से इसको 50 के तक आप लोगों को पहुंचाने में दोस्तों हमारी मदद ज़रूर करनी होगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग खुश रहें और अपनी मेहनत को करते रहेंगे, आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। तो चलिएगा, सभी दोस्तों को क्लास से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।